नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का PW ओनली IAS पर। और मैं आपका बड़ा भाई। नाम संभवतः इधर कहीं लिखा होगा, लेकिन नाम में कुछ रखा नहीं है। मेरा मानना है कि काम प्रधान होना चाहिए। चमड़ी तो सबकी गोरी, काली, सांवली, गेहुआ रंग की हो सकती है। चर्म पे मत जाइए, कर्म पे जाइए। नाम, जैसा कि आचार्य द्विवेदी कहते हैं, कि एक सामाजिक पहचान है। लेकिन मुझे लगता है कि जो काम है वो सामाजिक ही नहीं, दैहिक, दैविक, भौतिक, लौकिक, पारलौकिक, सभी तरह की पहचान है। आपका काम इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी बोलता है। हम जब गुजर जाएं तो भी काम बोलता है। इसलिए मेरा पहला डायलॉग याद रखिएगा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जैसा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा। तो सबसे पहली बात कि इस मंच पर हम लोग हिंदी साहित्य ऑप्शनल देखने जा रहे हैं। और दूसरी बात कि किसी भी विषय को तैयार करने के लिए कोई भी ऑप्शनल आप तैयार करना चाहें, कोई भी ऐच्छिक विषय लेकर के चलें, उसकी अपनी खास पहचान होती है। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कहने से पहले, मैं जो दूसरी बात शुरू करने वाला था, उससे पहले आप लोगों का हृदय से आभार कि अपने इस बड़े भाई पर आप लोग विश्वास करके आए। आपने ये जो विश्वास कायम किया है, या विश्वास जताया है, या संभवतः विश्वास करने का साहस किया है, क्योंकि जब कई प्रतिष्ठित नाम हों और उन नामों के बीच एक दबा कुचला, दमित शोषित नाम, तो ये वाकई साहस की बात होती है कि उस नाम पर भरोसा किया जाए। आप लोगों ने भरोसा किया तो बड़ा भाई भी भरोसा तोड़ेगा नहीं। बेशक नाम बहुत बड़ा न हो, लेकिन काम कुछ ऐसा किया जाएगा कि आपको निराश नहीं होने देंगे। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है और आपके लिए यही मेरी शुभकामनाएं। तो ये क्लास YouTube पर नहीं चल रही है क्या? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। आप लोगों के कमेंट बड़े प्यारे प्यारे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोग असंख्य हो। अरे वाह, देखो तो किसी ने लिखा है, संभवतः रितु ने या हिमांशु ने, कि नाम किसी इंसान की पहचान है, परंतु काम उसकी इंसानियत की पहचान है। इसमें मैं चक्कर खा रहा हूं कि नाम ऊपर है कि लिखा हुआ कमेंट ऊपर है। पहले कमेंट है, नीचे नाम है। हा, यस, तब तो ये हिमांशु जी का है। गॉड ब्लेस यू। हाँ, थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है,
थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है। तो दोस्तों आइए कुछ आपसे गपशप मारें। मेरी क्लास लैपटॉप में नहीं चल रही है, आदर्श भाई लिखते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं लैपटॉप महोदय से निवेदन करता हूँ कि भाई आप अपने में भी क्लास चलाएं। सर हिंदी लिटरेचर में कोई बुक हमें खरीदना होगा क्या? ये संभवतः प्राची का मैसेज है। मैं आप लोगों के मैसेज, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट थोड़ी देर बाद जरूर पढ़ूंगा और उन सभी समस्याओं का निदान, निराकरण और समाधान करने की भी यथासंभव कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी दोस्ती तो हो जाए। हो सकता है आज आपको मेरा चेहरा पसंद ना आए, हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लगे, हो सकता है मैं आपको खड़ूस नजर आऊं, हो सकता है कि आपने अपने मन में जो छवि बना रखी है कि हिंदी साहित्य का शिक्षक ऐसा होना चाहिए, मैं उस छवि का ना हूं। आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपके मन में जो बैठी छवि है, हो सकता है कि मैं उस पर खरा ना उतरूं, उसके अकॉर्डिंग ना हूं। लेकिन यकीन मानिए आज जब आप लोग दोस्ती कर लेंगे तो कल से बाकी सारे चेहरे फीके पड़ जाएंगे, बाकी सारी छवियां मुझी में विलीन हो जाएंगी। आपको लगेगा कि अपना बड़ा भाई सबसे प्यारा है, जैसे आप लोग इतने प्यारे और मासूम हो, है ना? तो आज एक पहली बात आपको ये मैंने समझाने की कोशिश की कि अपने काम पर, कर्म पर भरोसा रखिए। संत शिरोमणि रैदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन उसी का चंगा हो सकता है दोस्तों जो दिन भर काम करे, वरना खाली दिमाग शैतान का। हम जब काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ऐसे आलसी की तरह बेड पर पड़े रहेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, टहलेंगे नहीं, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी जो महत्वाकांक्षा है, अपना जो एम्बिशन है, उसकी पूर्ति पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो खाली दिमाग यानी निठल्ला इंसान। निठल्ला यानी कर्महीन। जो कर्महीन होगा वो हर हाल में भाग्यहीन भी होगा। इसलिए आज का डायलॉग है कि जो कर्म प्रधान होगा, जो मेहनती होगा, वो अपने भाग्य को संवारेगा, फिर उसका मन भी सुंदर होगा। कामायनी एक रचना है आपके सिलेबस में जिसका दर्शन ही है कामाध्यात्मवाद। रचना का नाम ही है कामायनी। काम से उत्पन्न संतान। और रचना कहती है कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए और अपने कर्म की उपलब्धि का ही भोग कीजिए। यही जीवन का सबसे बड़ा चैतन्य आनंद है। और जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोग कर्म करते हैं, उनके जीवन में चारों ओर शिवत्व, सौंदर्य और सत्यता विराजमान होती है। इसलिए इस रचना के दर्शन को सामान्य अर्थ में कहा जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन सत्य है, संसार सत्य है। जब तक जीना है तब तक मेहनत करने की जरूरत है। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया रोटी नहीं देगी, लंगोटी नहीं देगी। दुनिया ना तो लंगोटी, इज्जत भी नहीं देगी, और इस संसार में रोटी यानी आहार भी नहीं मिलेगा। इसलिए सत्यता यह है कि जीवन है, संसार है। उस संसार में उसे ही स्वर्ग मिल सकता है जो अपनी मेहनत से, अपने कर्म से अपने जीवन को सुंदर बनाए। जो कर्म करेगा, जो ये मान करके कि जीवन है तो इसे सुंदर बनाना है, सुंदर बनाने के लिए कर्म करना पड़ेगा,
और जब आप कर्म करेंगे तो शिवत्व की प्राप्ति होगी, यानी मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, मोजा ही मोजा। इसलिए आपके बनने की प्रक्रिया, जो लोग ऐसा सपना, ऐसा लक्ष्य लेकर के आए हैं, या फिर इस टाइप का लक्ष्य लेकर के आए हैं, मैं तो कहता हूं आप कोई भी लक्ष्य लेकर के आए, आपके मन में ऐसा कोई लक्ष्य हो, उसकी सबसे पहली सीढ़ी अगर कोई है दोस्तों तो कर्म है। तो आज की मेरी पहली बात, कॉपी खोल के लिखते जाइए कि कर्म करने वाले कभी हारते नहीं। और आप लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हो? कोशिश करने वालों की कभी बोलो ना, नहीं बोलोगे तो छोड़ूंगा नहीं। मैं बोलता भी हूं और बोलवाता भी हूं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका क्या मतलब है? यदि आप कर्म करेंगे तो पूरा संसार कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और देखो तो उत्तर आना शुरू हो गया रे वाह। प्रियंका, विष्णुप्रिया, सिंपी, रीत, आराधना, सीमा, संजना, निशांत, गौरव, अदिति, अभिषेक, और इतने उत्तर आ गए, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा। योगेश, प्रियंका, सागर, राजू, सन्नो, अरे वाह। तो दोस्तों इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें कि बिना कर्म किए हमारे मुंह तक आहार और निवाला, देखो तो वर्षा, अंकित, राहुल, मेहता जी, गुलशन, मन्नू, बसंत, कमलेश, अंशिका, सुनील, लो आज इतने नाम को पढ़ लिया, और अभी बहुत सारे नाम हैं, राम, रविता, इंद्रा। दोस्तों एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है कि संसार को काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। हमारा चेहरा थोड़ा बदसूरत भी हो ना, क्षमा कीजिएगा हमें, हम कहीं से दिव्यांग हो, विकलांग हो, शरीर में कोई विकृति हो, भगवान ने हमें विशिष्ट बना के भेजा हो, हम फिजिकली चैलेंज्ड हो, तो भी सर पे बाल ना हो, देखने में हम भद्दे हों, यदि हमारा काम अच्छा है ना तो संसार हमारी पूजा करेगा। इस सपने का केंद्र यही है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द न्यूक्लियर। अब आप अगर इस भाव को समझ गए तो दूसरी बात कि कर्म किस दिशा में, हमें कर्म तो करना है, उसकी रणनीति क्या हो, उसकी स्ट्रेटजी क्या हो। पता चला कि दिन भर मेहनत कर रहे हैं और कुछ मिला नहीं। आपके सिलेबस में कई ऐसे टॉपिक हैं पढ़ने को मिलेंगे, जैसे गोदान, गोदान का नायक होरी, होरी के परिवार में 5 सदस्य, होरी, धनिया और 3 बच्चे, गोबर, सोना, रूपा। 5 सदस्य सुबह से शाम तक खेतों में हाड़ तोड़ पसीना गाढ़ा करके मेहनत करती हैं, लेकिन उन्हें निवाला प्राप्त नहीं होता। बैसाख तो किसी तरह बीता, मगर जेठ आते आते घर में अनाज का एक दाना नहीं। ये स्थिति है, खाने वाले 5-5 पेट और घर में अनाज का एक दाना नहीं। तो कहीं ऐसी मेहनत तो नहीं कर रहे कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी निवाला न प्राप्त हो। अर्थात एक तो बड़ी बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरी बात मेहनत किस दिशा में, उसकी रणनीति क्या है। तो उसकी रणनीति की जो
सबसे खास बात, तीसरी बात, कि आपने किस विषय, किस ऑप्शनल का चयन किया है। आपकी मेहनत की रणनीति की ये पहली दिशा, या यूं कहें कि आपकी सफलता का पहला निर्धारक कि आपका विषय क्या है, आपका ऑप्शनल क्या है। इसी पर आपकी पूरी सफलता निर्भर करती है। कोई मुझे बताएगा ऑप्शनल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? यस पूजा। आंच या अंच, आंच पटेल, कितना सुंदर नाम है, बहुत अच्छा। यस ह्यूमा, ह्यूमा परवीन, वेरी गुड। यस सुरभि, यस विष्णुप्रिया, यस आदित्य, यस सीमा। मुझसे गप मारो ना आज आप लोग, मुझसे जितना आज गप मारो आप लोग। यस प्रद्युम्न। हाँ देखो तो, क्या खाकर मोटे हुए हो भाई। सीमा डायलॉग लिखती हैं गोदान का, मोटे तो वो होते हैं जिन्हें ना ऋण की चिंता हो, हाँ पढ़ने में इंटरेस्ट हो। भोला भाई लिखते हैं। अरे वाह, देखो तो भोलेनाथ आ गए। अरे वाह। अंकदाई हो, अंशिका जिसमें इंटरेस्ट हो। गौरव, अक्षय भाई लिखते हैं ऑप्शनल जूलॉजी, अच्छा जूलॉजी पढ़ना है। अंकदाई हो, अरे बहुत सारे। आपका डेमो क्लास करते हैं, सारी बात समझ में आ जाती है। अरे वाह। अच्छा आंचल पटेल, अरे वाह। तो आधा नाम था उसमें आंच लिखा था बेटा, ANCH, तो अब मैं पढ़ा आंच। अंच, अंच कोई शब्द नहीं है, आंच शब्द है। आंच यानी चूल्हे से निकलने वाला फ्लेम, तो ये भी सुंदर नाम है। और आंचल है तो बड़ा सुंदर। यस सागर, यस अमृता, यस सिंपी, यस हया, यस प्रीति, यस देवेश, बहुत बढ़िया आंसर लिख रहे हो। यस प्राची, यस अंकित, यस ऋतिक। मेहनत करनी है, उसकी रणनीति तैयार करनी है। रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि आपका ऑप्शनल विषय क्या है। कोई भी ऑप्शनल, ध्यान से सुनना, हम उसी ऐच्छिक विषय को लेकर के आगे पढ़ते हैं जो अन्य विषयों से कम 30-40 नंबर अधिक दे सके। ध्यान से सुनिए, ना समझ में आए मुझे 20 बार टॉर्चर कीजिए, मैं आपके पास टॉर्चर होने ही आया हूं। मेरा दोहन करो, मेरा शोषण मत कीजिएगा, हाँ नहीं तो भाग जाऊंगा, रोने लगूंगा मैं बैठ के। दूसरी बात कि जो आपका ऐच्छिक विषय है वह निबंध में सीधे सीधे मददगार हो। अगर आपने ऐच्छिक विषय तैयार किया तो निबंध पढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत की जरूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता ना पड़े। तीसरी बात कि यदि आपने अपने ऐच्छिक विषय ऑप्शनल को तैयार किया तो आपका GS 4th पेपर नीति शास्त्र, इसका पठन पाठन आपके लिए बहुत सहज हो जाए। नीति शास्त्र फिर आपको हलवा लगने लगे। और चौथी बात कि आपने जो ऑप्शनल लिया, क्या GS के कुछ अन्य मुद्दों में भी, अन्य विषयों में भी उपयोगी है क्या? दोस्तों, पिछले 10 वर्षों से
आप हिंदी साहित्य के प्रश्न और निबंध के प्रश्न देखिए। निबंध में प्रश्न आ रहे हैं, अच्छा जीवन ज्ञान और प्रेम के सामंजस्य से संभव है। एक 125 अंक 125। आईएएस में 250 अंक के निबंध पूछे जाते हैं, 125 125। निबंध पूछा जा रहा है, अतीत जीवन का आयाम है। निबंध पूछा जा रहा, हम उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। हम उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। निबंध पूछा जा रहा है, छप्पर छाने का सही समय तब है जब धूप खिली हो। कमाल हो गया। और अभी तो सिर्फ 4 प्रश्न बताया हूं। आप हर साल उठा लीजिए निबंध के पेपर, और जितने भी टॉपिक बन रहे हैं, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। देखो, किसी को भीख देने से बेहतर उसका हाथ बटाइए। निबंध पूछ रहा है दोस्तों, निबंध पूछ रहा है, सत्य ही यथार्थ है। निबंध पूछ रहा है, विवेक सत्य को खोज निकालता है। सुनना ध्यान से। निबंध पूछ रहा है आपसे कि आदर्श के अनुरूप यथार्थ नहीं होता, परंतु उसकी पुष्टि करता है। आपके जितने टॉपिक हैं, निबंध पूछ रहा है कि मनुष्य जन्म लेने और मानव होने के बीच का सफर जीवन है। मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मानव बनना, इसके बीच का सफर ही जीवन है। यकीन मानिए, आपके हिंदी साहित्य से जितने भी टॉपिक हैं, वो ऐसे ही मुद्दों की चर्चा करते हैं। जब आप कामायनी पढ़ेंगे तो कामायनी में मन के 2 रूप हैं, हृदय, बुद्धि। कामायनी में 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा। श्रद्धा यानी भावना, ईड़ा यानी बुद्धि। भावना यानी प्रेम, बुद्धि यानी ज्ञान। आज का जीवन हम संतुलित तभी जी सकते हैं, एक अच्छा जीवन हम तभी जी सकते हैं जब हम बौद्धिक हों, ज्ञानी भी हों, और जब हमारे भीतर मानवता, प्रेम, भावना भी हो। और इसी टॉपिक को थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। कमाल की बात है। एक पैर है तो एक आंख है। आज जो जीवन जीने की कल्पना है या जो जीवन जीने की प्रक्रिया है, उसमें ये दोनों चीजें चाहिए।
हम टेक्नोलॉजी से भी जुड़े, हम साइंस से भी जुड़े और हम ह्यूमन बीइंग भी बन के रहें। और तब आचार्य शुक्ल जैसे लोग डायलॉग देते हैं कि साहित्य या कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि में ले जाती है, मानव बनाती है। साहित्य मनुष्य को सेवा, त्याग, माया, ममता, सदाचार, सहिष्णुता, दया, अहिंसा, तप, संयम, परोपकार, करुणा जैसे मूल्य सिखाता है। इसलिए साहित्य का काम मानव बनाना है। हम हाड़ और मांस के रूप में तो सब जन्मे हैं, हम में और पशु के बच्चे में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? मानवता। जहां हम किसी पर उपकार कर सकें, किसी पर दया कर सकें, किसी की सेवा कर सकें, भूखे को भोजन दे सकें। आप जितने ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं, तुलसीदास पढ़ें, कबीरदास पढ़ें, सूरदास पढ़ें, प्रेमचंद को, निराला को, अज्ञे को, मुक्ति बोध को, इन सभी मुद्दों में, इन सभी टॉपिक में, चाहे कविता पढ़ें चाहे उपन्यास पढ़ें, ऐसे ही मूल्य हैं। इसलिए अगर मनुष्य जन्म लेने और मानव बनने के बीच का सफर जीवन है, तो जीवन जीने की कला साहित्य सिखाता है। एक अच्छा जीवन तभी जी सकते हैं जब ज्ञान भी हो और प्रेम भी हो। ये दोनों तत्व साहित्य सिखाता है। और अतीत जीवन का आयाम है। सुनना खूब प्यार से, बोर मत होना। हम जब जब कुछ खराब हुए, बिगड़े, सब बड़े बच्चे हो आप लोग, एकदम इंटेलिजेंट हो, सुंदर सुंदर मासूम, उतने ही बौद्धिक, इंटेलिजेंट, प्यारे, और अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो आप लोग। हम जब जब बिगड़े, हम में जब जब कुछ कमियां आई, जब जब कुछ कुरीतियां आई, तब तब हमने अपने अतीत को झांका। हम जब गुलाम हुए तो दयानंद जैसे लोगों ने, विवेकानंद जी जैसे लोगों ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, अतीत में झांको। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, कहा कि भाई अपने अतीत के मूल्य से जुड़ो। कहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी, कहीं वैदिक समाज, कहीं आंग्ल वैदिक परंपराएं, अंग्रेजियत अपनाइए, कोट पैंट पहनिए, लेकिन अपने अतीत के मूल्यों को भी अपनाइए। और साहित्य में इसी अतीत को नव जागरण कहा गया। हम अतीत में जगे थे, वर्तमान में सो गए। फिर से जगने के लिए अतीत से प्रेरणा लेनी होगी। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बचपन में टॉप करते थे। हाँ बिल्कुल, सब मासूम हो। यस, क्लास लैपटॉप पे नहीं चले, मैं माफी चाहता हूँ। लैपटॉप को थोड़ा डांटिए, धमकाइए, भाई लैपटॉप मान जा। विज्ञान हमारे वश में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मनुष्य ने ही जन्म दिया, लेकिन आज मनुष्य उस विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मुट्ठी में है। ये भी साहित्य समझाता है, इसे लघु मानववाद कहते हैं। आज का मनुष्य विज्ञान के चमत्कारों के आगे बौना होके रह गया है। विज्ञान हमें चुनौती दे रहा है, इसलिए वो विज्ञान हमारी बात नहीं सुनता। काश कि हम उसे आज्ञा देते कि लैपटॉप तू चल जा। आजकल तो कई ऐप आ गए हैं, हे सिरीन मेरा वाला गाना बजा दो, हे सिरीन इसको फोन कर दो, ऐसा है ना? या आजकल तो कई उसके नाम है, मैं उतना नहीं जान पाता हूँ। टेक्नोलॉजी में मैं कुछ ज्यादा ही अंगूठा छाप हूँ। तो विज्ञान टेक्नोलॉजी हमारे बस में नहीं है, इसीलिए विज्ञान निष्ठुर भी है, विज्ञान तलवार भी है, और ये भी आपके सिलेबस में। और तब निबंध आया
कि मानव श्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता मनुष्य का क्या, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई ऑप्शनल जब आप चुनते हैं तो उसकी जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे बड़ी जो मानकता है कि आपका ऑप्शनल, आपका ऐच्छिक निबंध के 300 या 250, आईएएस में 250, बीपीएससी में 300, कभी यूपी पीसीएस देना हो तो उसमें 150, आईएएस में 250। कई राज्य हैं, आप राजस्थान देने चले जाते हो, एमपी पीसीएस देने जाते हो, ये 200, 250, 300 अंक निबंध के आपका हिंदी साहित्य तैयार करा दे। यानी सूरा सोई सराहिए लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे तऊ न छाड़े खेत। ऐसी तैयारी कीजिए कि उसका पुरजा पुरजा आपके काम आ सके। हिंदी साहित्य जैसा ऑप्शनल सबसे पहले तो आपका निबंध पूरी तरह तैयार करा देता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और यकीन न आए तो कल से निबंध का क्वेश्चन पेपर खोलिए, हिंदी साहित्य का अपना सिलेबस देखते जाइए, क्लास वर्क जो कर रहे हैं उसको आप समझते जाइए और मिला लीजिए कि बाहर कहाँ जाने की जरूरत है। दोस्तों, जब आप नीति शास्त्र पढ़ते हैं कोई मुझे बताएगा नीति शास्त्र के 1-2 टॉपिक का नाम? नीति शास्त्र के 1-2 टॉपिक का नाम किसी को याद है? देखो तो, पढ़ने में रुचिकर हो और पढ़ते समय हम उसमें डूब जाएं। आंचल लिखती हैं वाओ नाइस लाइन सर। बेटा इसमें हिंदी में सब कुछ नाइस ही है। यू ऑल आर वेरी नाइस फेलो, दैट्स वाई हिंदी इज वेरी नाइस सब्जेक्ट। और जब हिंदी नाइस है, आप लोग नाइस हो, तो थोड़ा बहुत मैं भी अच्छा हूँ। और जब हम सब अच्छे तो सफलता भी अच्छी मिलेगी। ये एकदम पक्की बात है, ये एकदम शर्तिया बात है और ये बड़े भाई की गारंटी है ना। और अपने प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी। तो ऐसे ही मेरा डायलॉग चिपका लीजिए कि आप यदि मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के साथ मेहनत कर रहे हैं और मेरी मेहनत उसमें मिल जाए आपकी मेहनत के साथ, तो यही है सफलता की गारंटी की गारंटी। करेक्ट है? तो दोस्तों देखिए, शासन में संभावना, इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, भावनात्मक समझ, अरे बाबा रे बाबा, अभिवृत्ति, अभिरुचि, ये कहाँ थे आप लोग? मैं ना कहता था आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, कसम से आप लोगों को कोई पढ़ा नहीं सकता। इमोशनल इंटेलिजेंस, यस, हाँ, अभिवृत्ति, अभिरुचि, अरे वाह वाह वाह, मानव सह संबंध, अरे वाह, मानव जीवन में नीति शास्त्र। अब दोस्तों, जैसे आप नीति शास्त्र पढ़ते हो और नीति शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा पढ़ते हो भावनात्मक समझ या इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक प्रज्ञा पढ़ते हो, है क्या ये? अगर आपने हिंदी साहित्य ऑप्शनल रखा है तो आपसे बेहतर इस टॉपिक को कोई लिख नहीं सकता। समझ यानी बुद्धि, बौद्धिकता, और कैसी बौद्धिकता हो? भावुक बौद्धिकता या भावुकता से जुड़ी हुई बौद्धिकता हो, यानी भावना भी हो।
हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज पुरानी, अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जरूरत पड़ने पे दिल भी निकाल के दे दें, और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी बहुत आपसे हम होशियारी बेईमानी भी कर लें। एक ऐसी बुद्धि हो जो भावना से चालित हो। हम इमोशनल भी हों, हम इंटेलिजेंट भी हों, हमारी बुद्धि भावना से प्रेरित हो और हमारी भावुकता बुद्धि से चालित हो। कहीं ऐसा नहीं कि हम अतिशय भावुक होकर भावना के संवेग में आके किसी को जाके मार दें। उसे अनियंत्रित संवेग कहते हैं। अतिशय भावुक भी नहीं होना है। तुलसी कहते हैं ना अति वक्ता ना अति चुप, ना अति वर्षा ना अति धूप। आपको अतिवाद से बचना है। जिस दिन आप अतिवाद से बचेंगे तो क्या कोशिश करेंगे? जैसे कि हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इस यात्रा में बुद्धि निकलती है साथ, लेकिन अपने साथ हृदय को भी लेकर के चलती है। मानव जीवन जब अपनी यात्रा में चले, मनुष्य आगे बढ़े, तो दिमाग को घर पे रख के ना चले और ना ही दिल को घर में सुला के चले। दिल और दिमाग दोनों के बीच जब आप संतुलित रूप में या संतुलन बैठा के आगे बढ़ेंगे तो कभी रोड रेज की घटना नहीं होगी, कभी किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, कभी किसी को गाली नहीं देंगे, उधर से भी कोई आप पर हिंसात्मक प्रहार नहीं करेगा। जिस दिन आप इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, भावना और बुद्धि का संतुलित प्रयोग करेंगे, अब पूरी कामायनी रचना इसी पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा निराला की पढ़ेंगे, इसी पर आधारित है। वह एक और मन रहा राम का जो नहीं थका, स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा फिर संशय। माता कहा करती थी सदा राजीव नयन, यह है उपाय। मनुष्य अपनी भावना और अपनी बौद्धिकता दोनों का सामंजस्य करे। आज यही आपके जीएस में सतत विकास है, निबंध में यही संधारणीय विकास है, यही एसडीजी गोल है। मनुष्य विज्ञान यानी बुद्धि के सहारे आगे तरक्की करे, लेकिन भावना और मानवता को भी साथ लेके चले। तो हिंदी साहित्य, अब जैसे अभिरुचि, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से, पसंद और नापसंद से जुड़ जाती हैं। हम अपने माता पिता को देखते हैं, बचपन से जब हम युवावस्था की ओर, प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं घर में, अपने परिवेश में, अपने परिवार में, आसपास, कि वहां झूठ के लिए जगह नहीं है, बेईमानी के लिए रत्ती मात्र स्थान नहीं है, तो हमारी अभिरुचि वैसी हो जाती है। पसंद नापसंद हमारा जुड़ जाता है। हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम धोखाधड़ी चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हम देखते हैं अपने माता पिता दादा दादी को कि दूसरों को पहले खिला के स्वयं खाते हैं, अब कहते हो ना, पहले आप श्री गणेश करें, पहले आप बिस्मिल्लाह करें। हिंदू पंथ में हम लोग कहते हैं हम मात्र निमित्त हैं, ईश्वर ने दिया है। अरे हाँ या ना? और जैसे ही आप इस्लाम पंथ से जुड़ते हैं तो कहते हैं कि ये सारी कायनात, ये पूरी कुदरत, पूरी सृष्टि उसी अल्लाह की देन है और हम मात्र एक माध्यम हैं। तो कोई भूखा कैसे जाए? आप बिस्मिल्लाह कीजिए तब जाइए। आप जिस परिवेश में पलते हैं, यदि माता पिता ने आपको संस्कार दिया
तो आप ईमानदारी, आप सेवा, सदाचार, आप त्याग, मानवता जैसे मूल्यों के साथ रुचि रखेंगे और यही आपकी अभिरुचि है। किसी चीज में जन्मजात आपकी योग्यता, आपकी रुचि कुछ ऐसी बढ़ती जाएगी कि उस काम को आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको उसके लिए कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं। और ऐसे ही अभिवृत्ति है। ये सब कौन सिखाता है? ये साहित्य सिखाता है। साहित्य की हर पंक्ति में आपको ऐसे ही भाव मिलेंगे कि समाज के साथ कैसे रहना है। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, ताको फूल को फूल है, बाको है तिरसुल। आप यदि अच्छा करेंगे, इत्र बांटेंगे, तो आपको अपने आप उसकी खुशबू मिलेगी। मेहंदी यदि बांटेंगे तो उसका रंग आपको खुद ब खुद मिलेगा। यदि आप अच्छाई बांटेंगे तो आपके बच्चों को, इसलिए तुलसी कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, पिता ने जैसा धर्म किया है, पिता ने जिस संस्कार का पालन किया है, तो ऐसे पिता की संतानें अपने आप आगे बढ़ती हैं। अब बीपीएससी में निबंध पूछा, पहिला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे। और ये वही समझ सकता है जिसने हिंदी साहित्य की समझ बना रखी है। अगर हिंदी साहित्य की समझ है तो ईमान से, कसम से, आप नीति शास्त्र में भी बहुत अच्छा करेंगे, निबंध में तो अच्छा करेंगे ही। जितने टॉपिक हैं मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र, तो मानव जीवन के क्या क्या क्रियाकलाप हैं, सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक, प्रशासनिक, प्राकृतिक, पारिवारिक, यही है ना। पूरे हिंदी साहित्य में आपको ये सारी क्रियाएं पढ़ने की जरूरत है। हमारा व्यवहार कैसा हो, प्रकृति के साथ हमारा संबंध कैसा हो, एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरी अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। पूरा हिंदी साहित्य आपको प्रकृति का मर्म समझा देता है। मनुष्य और प्रकृति का अटूट संबंध है। तो दोस्तों, आज आपको बहुत ज्यादा पकाने का मेरा मूड नहीं है। इन बातों से आदमी ज्यादा पकेगा, क्योंकि अब हिंदी साहित्य पढ़े नहीं है तो ये बातें व्यवहारिक समझ से नहीं जुड़ी हैं। जब पढ़ जाएंगे तो लगेगा अरे बड़ा भाई एकदम सच बोलता था। इसका मतलब है कि इन चार बातों में एक तो हिंदी साहित्य आपको निबंध के अतिरिक्त मेहनत से बचा देता है। ये प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं, आप पढ़ते जाइएगा, समझिएगा। दूसरी बात की नीति शास्त्र को बहुत सहज बना देता है। तीसरी बात की अन्य विषयों से जो 30-40 अंक अधिक दे दे, यानी +30-40, +2050 अकेला आपका हिंदी साहित्य, अगर ईमानदारी से बात कहें तो हिंदी साहित्य पढ़ करके हिंदी साहित्य का 500 + 500 + 40, 1040 अंक की तैयारी तो आप मुफ्त में कर लेते हो। और इसीलिए विगत 10-15 वर्षों से इस विषय का क्रेज बढ़ता जा रहा है। हम इकोनॉमिक्स पढ़े हुए, हम मैथमेटिक्स पढ़े हुए, हम मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, फर्क नहीं पड़ता। हम एमबीए हैं, हम कैट मैट वाले हैं, हम कॉमर्स वाले हैं, हमारी पृष्ठभूमि जो भी रही हो, हिंदी साहित्य को समझना आसान ही नहीं, बेहद सहज है। क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि, हमारे जीवन, जैसा कि हर बैच से एक सवाल पूछता हूं, वो मन करता आपसे भी पूछूं
यो कौन सा विषय था 9th 10th 11th 12th में जिसमें आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की? वो कौन सा विषय था जिसकी परीक्षा देते समय सिर्फ उसी दिन थोड़ा बहुत पढ़ के गए? कौन सा विषय था? बोलो ना साईं। कौन सा विषय था? अरे नंबर तो कटेंगे ही ना। अब 100% किसी को मिल जाए तो समझ रहे हो आप लोग, हिंदी। अगर वो विषय हिंदी था तो इसका मतलब है कि किसी के लिए सहज है ये, हमारी चाहे जो भी पृष्ठभूमि हो। और उसके बाद ये 1040 अंकों की तैयारी करा के दे रहा है। और इतना ही नहीं, कंपलसरी के जो 300 अंक हैं, कंपलसरी हिंदी, सामान्य हिंदी, उसमें भी आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। और आज की यदि बात करें हम, तो जीएस के कई ऐसे टॉपिक हैं, जैसे आप सेकंड पेपर जीएस को ले लें, थर्ड पेपर जीएस को ले लें, फोर्थ पेपर तो देख ही रहे हैं, फर्स्ट पेपर में भी कुछ चीजें। आजकल संकल्पनाएं पूछी जा रही हैं। मार्क्सवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, समतावाद क्या है, जीएस में ऐसी टिप्पणियां बन रही हैं। जातिगत संकल्पनाएं क्या हैं, ये सारी संकल्पनाएं, ये सारे कंसेप्ट आप हिंदी साहित्य में पढ़ के आते हो। तो अब इसका मतलब हुआ कि जीएस के अन्य विषयों में भी ये कहीं ना कहीं उपयोगी है। और अगर जीएस में ये ना उपयोगी है तो आप दूसरे विषय को पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, भूगोल जो भी पढ़ रहे हैं आप, उसका जीएस में कितना रोल होगा? हो सकता है 30-40 अंक का रोल होगा। उतना तो ये अपने स्कोरिंग होने की वजह से आपको लाभ पहुंचा दे रहा है। ये सीधे लाभ, इसमें पूरी तरह से उपयोगी। और एक बहुत बड़ी बात कि आपका ऑप्शनल, आपको मालूम नहीं आपने एक ऐसे ऐच्छिक विषय को तैयार किया है जो इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आपको हारने नहीं देता। बहुत से लोग साक्षात्कार में बोलने के लिए अलग से पैसा दे के आते हैं, मॉक इंटरव्यू करने जाते हैं। बोलना क्या है? आपको बोलने की कला हिंदी साहित्य सिखा चुका है, सोचने समझने की कला हिंदी साहित्य सिखा चुका है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को मालूम है कि वही प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है जो सबसे पहले भावनात्मक समझ रखे। हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ विद्यार्थी इस बात को समझ जाता है कि जन कल्याण ही वास्तव में राम राज है, वही सुशासन है, क्योंकि उसने तुलसी को पढ़ा है। तुलसी अपनी कविता में कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम राज क्या है? जहां जनता को कष्ट ना हो। हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ विद्यार्थी इंटरव्यू में इस बात को बहुत आसानी से कह लेता है कि सर या मैम, प्रशासनिक अधिकारी वही है जिसके प्रशासनिक क्षेत्र में, जिसके कार्यकाल में जनता को कष्ट ना हो। तुलसी ने इस बात को बहुत बढ़िया से लिखा, जा सुराज प्रिय प्रजा हूं ही दुखारी, ते नृप अवसी नरक अधिकारी। अब जैसे ही एक मेंबर पूछता है आपसे, अच्छा ये बताइए मिस्टर एक्स, मिस वाई, कि हिंदी साहित्य का प्रशासन में क्या योगदान है, तो बाकी सब सोचेंगे भूगोल का क्या है, इतिहास का क्या है, साइंस का क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान से इंटरव्यू पैनल में बैठे चाय कॉफी की चुस्की लेते हुए कह भी सकते हैं कि सर मुझे भी एक कप चाय मिलेगी क्या? यस यस प्लीज।
आप भी पानी लें, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ, कृपा करके मेरे साथ चाय का आनंद लीजिए। ये आप ही की चाय है, आपको अर्पित कर रहे हैं। लेट्स एंजॉय, चीयर्स। तो आप चाय की चुस्की ले करके सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं। बाकी विषय पढ़े हुए लोग राम राज की परिभाषा नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको मालूम है लोक कल्याणकारी राज्य ही राम राज है, राम राज ही सुशासन है, गुड गवर्नेंस। करेक्ट है। तो बस एक चीज की जरूरत है, जैसे तुलसी के हनुमान को किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में जामवंत जी समझाती हैं, हनुमान के पास सारी शक्तियां हैं, बिल्कुल आप लोग ऐसे हैं। जैसे ऋषपति जामवंत जी हनुमान को जगाते हैं, प्रबोधित करते हैं, समझाते हैं कि कहां चुपचाप बैठे हो। कहे ही ऋषपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बिल्कुल मेरा काम उसी जामवंत की तरह है। आप सब वायु दूत हो, आप सब ऊर्जा से भरे हो, पवन तनय और बल पवन समाना हो। आप लोग पवन की गति से आप लोग अबाध गति से आगे बढ़ रहे हो। आप में शक्ति, ऊर्जा, ताकत, संभावना की कोई कमी नहीं है। आप सब योग्यता से परिपूर्ण हो, क्षमता से भरे हुए हो, आपके भीतर बौद्धिकता है। बस आप अपनी शक्तियों को भूले हुए हो। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा जामवंत किधर है, इधर, कि आप चाहें तो समुद्र लांघ सकते हैं। अब सोचो, ये मजाक में बता रहा हूं और यही आपका सिलेबस है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के सुंदर कांड की मूल संवेदना। तो जामवंत ने हनुमान को जगाया। हनुमान शक्ति से परिपूर्ण है लेकिन विनयशील हैं। हनुमान कहते हैं कि इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। सो सब तो प्रताप रघुराई। हे राम, ये सब तुम्हारी शक्ति है, मुझ में कहां। सीता के पास पहुंच करके कहते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं मातु जान की। हे माता, मैं उसी राम की शपथ खा के कहता हूं कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मैं तो सिर्फ राम का दूत हूं। लेकिन तुलसी कहते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी अधिक शक्तिशाली कोई हो सकता है तो राम के दास। इसलिए मुझ जामवंत को ये पता है कि आप कितने शक्तिशाली हो। आप विनयशील हो, आप शक्तिशाली हो, बस जगे रहना है मेरे बच्चों, क्योंकि जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। इसीलिए आज की तीसरी बात तो ये थी कि ऐच्छिक विषय कौन सा चुने, उसका योगदान क्या क्या हो। और दोस्तों, आज की जो चौथी बात कि आपको जगे रहना है, जागरूक बने रहिए। क्या है जागरूकता? जागरूकता है हर चीज को कम समय देकर, कम मेहनत में पूरी तरह आत्मसात करने का। और ये कब होगा? जब आपकी आंखें खुली हों। आप गांधी के तीनों बंदर मत बनिए। हिंदी साहित्य में नागार्जुन लिखते हैं, गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सकल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। आज के जमाने में आंख कान नाक सबको बंद कर लें, मुंह को, तो लोग हमें पागल बेवकूफ समझेंगे, रास्ते से धक्का देके भगा देंगे। हमें रास्ते पे गिरा के, हमारे ऊपर चढ़ के, हमारी छाती पे लात रख के लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए
गांधी के बंदर नहीं बनना है, हमें तुलसी का हनुमान बनना है। उड़ते रहना है और नीचे भी देखना है कि कहीं कोई राक्षसी तो नहीं है, कहीं जल माया तो नहीं कर रही है, परछाई पकड़ने वाली तो नहीं है। उड़ते रहना है और देखना है कि कहीं सुरसा राक्षसी तो प्रकट नहीं हो गई। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। ये भी देखना है, अच्छा विरोधी शक्तियां इतनी मेहनत कर रही हैं, मैं थोड़ी मेहनत और बढ़ा दूं। सुरसा राक्षसी ने सब सिलेबस बता रहा हूं मजाक मजाक में, और ये पूरा सिलेबस आप लोग पढ़ लिख के आए हो पहले से, इसीलिए मुझे थोड़ा भी अहंकार नहीं है इस बात का कि मैं आपको पढ़ाता हूं। आपको कोई पढ़ा सकता है, मैं तो तुम्हारा जामवंत हूं, सिर्फ जगाने आया हूं। यदि पड़ोसी 1 घंटे की मेहनत कर रहा है तो मैं 1 घंटे 15 मिनट मेहनत करूंगा बस। पड़ोसी अगर 16 घंटे की मेहनत कर रहा है लेकिन बेवकूफ की तरह दिशाहीन मेहनत कर रहा है तो ये भी ध्यान रखना है। इंटरव्यू मत पढ़ा कीजिए किसी का कि फलाना 18 घंटे पढ़ते थे, नींद आती थी तो पानी की टंकी में बैठ के पढ़ते थे, नींद से बचने के लिए अपनी चोटी को पंखे में बांध के पढ़ते थे, एक दिन नींद के आवेग में चोटी और पंखा दोनों उखड़ गए, ऐसा ना हो। तो आप सजग रहिए, जागरूक बनिए। और वो जागरूकता क्या है, इसी की बात अब हम लोग 5वीं बात में लेकर के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य पढ़ें आप या जीएस पढ़ें, तैयारी वो है जो जीवन भर ना भूले। निबंध में ऐसा ही टॉपिक पूछा गया कि शिक्षा वह है जो स्कूल के बाद भी जीवन भर काम आए, और हिंदी साहित्य वह है जो पढ़ लिख करके हम पास हो गए तो भी कहानी याद रहती है। किसी ने पूछा सिलेबस कब बताएंगे, सब सिलेबस ही बता रहे हैं, सब सिलेबस बता रहे हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखना है। दोस्तों, जब हम हिंदी साहित्य पढ़ें, जीएस वाले सर तो आप लोगों को बताएंगे कि क्या करना है कैसे। जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ें तो 3 तरीके से पढ़ें। एक ऐसी तैयारी जो जीवन भर ना भूले। किसी टॉपिक को उसके सूत्र से समझिए, उसके फॉर्मूला से समझिए। किसी भी चीज में दोस्तों सूत्र बातें छिपी होती हैं, फॉर्मूला छिपे होते हैं। हम किसी भी विषय को मैथमेटिकल साइंटिफिक ढंग से पढ़ समझ सकते हैं और जीवन में कभी ना भूल पाए एक ऐसी रणनीति बना सकते हैं। जरा सोचिए, आप लोग हिंदी साहित्य में जो टॉपिक पढ़ते हो, जैसे आपने अपभ्रंश नाम सुना होगा, भाषा विज्ञान, जैसे कबीर वगैरह पढ़ते हैं तो आप रहस्यवाद सुन रखे होंगे, जैसे उपन्यास वगैरह पढ़ेंगे तो आपको महाभोज पढ़ना है, जैसे हिंदी साहित्य वगैरह पढ़ेंगे तो आपको छायावाद पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक रटंत, खूब रट गए, इतना रटा कि परीक्षा के तनाव में, प्रेशर में, नर्वसनेस का शिकार हो करके पानी पानी हो गए, पसीने पसीने हो गए, सारी रटी रटाई विद्या अकारत हो गई।
सारहीन हो गई, बेमतलब हो गई। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यस यस, बहुत बढ़िया लिख रहे हो। क्लास लेते समय नींद आती है सर, उसका इलाज? सबका इलाज बताएंगे। अरे मेरे पास सबका इलाज है, इसीलिए तो आप लोगों को मैं चाय पिलाता हूँ। एक घूंट इसमें से मारने का। हाँ, वो तो गाना भी है ना, 2 घूंट मारो और भूल जाओ इस संसार को। तो चाय पीने का। कलेक्टर साहब लोग, डीएम साहिबा लोग, एसपी भैया लोग, चाय नहीं पियोगे तो जनता का खून पियोगे, इसलिए चाय पीना बहुत जरूरी है। गीता में लिखा है ना। कुमार विश्वास जी को एक बार मैंने सुना था, कहते हैं कि गीता में लिखा है, त्वया चापी मया चापी, तुम भी चाय पियो मैं भी चाय पीऊँ। हालांकि वो अलग सेंस है, तो इसी बहाने मैं पी लेता हूँ। ठहरो आप लोग। दो तरह के लोग होते हैं। एक, खूब रट गए, परीक्षा भवन के प्रेशर में सब भूल गए। परीक्षा भवन बाली की तरह होता है। जैसे बाली को ये वरदान प्राप्त था कि उसके सामने दुश्मन जाते थे तो उनकी आधी शक्ति अपने आप बाली हर लेता था। परीक्षा भवन में हमारी आधी शक्ति, आधा ज्ञान उसका ऐसे ही हरण हो जाता है। तनाव, अनिद्रा, बेचैनी, बदहजमी, खट्टे डकार, रात को सोए नहीं, खाना हजम नहीं हुआ, टेंशन में हो, तनाव में हो, सब भूल भाल गए। हम वो काम क्यों करें? क्यों ना हम दूसरे तरह के लोगों में आए जो रटते नहीं, हर चीज को भीतर बैठा के रखते हैं। जैसे आप लोग मेरे से एक सवाल पूछते हो, गुरुजी आपको ये सारी चीजें कैसे याद रहती हैं? पूरा सिलेबस आप बिना देखे लिखा देते हो, कहीं एक चीट पुर्जा भी नहीं लाते हो, सारी बातें मुंह से बोल बोल के बोर्ड पे लिखा लिखा के पूरा आंसर कंप्लीट कराते हो। तो मैंने भी वही काम किया जो आपको समझा रहा हूं, फॉर्मूला, सूत्र। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कागज वागज हो, ये नैपकिन तो है, हाँ मिल गया, कागज भी मिल गया। अब ये किसी का कागज है, मैं ले लेता हूँ। किसी गुरुजी का पड़ा हुआ है, प्रथम 70th बीपीएससी हिंदी बैचिस पे लिखा है। दोस्तों आप लोग भूगोल पढ़ते हो, और भूगोल जब पढ़ते हो तो उसमें आप एक चीज देखे होंगे कि भ्रंश पर्वत या भ्रंशोथ घाटी, मोड़दार पर्वत, ऐसी चीजों को आपने पढ़ा है। पढ़ा है क्या? फोल्डेड माउंटेन या भ्रंश पर्वत या भ्रंश घाटी, पढ़ा है क्या? क्षमा चाहता हूं, किसी कारण से ये हमारा मार्कर चलना बंद हो रहा है। चलो भाई साहब, चल गया। या भ्रंश घाटी। तब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हो और पढ़ते हो पर्वत संपीड़नकारी बल, उत्पीड़नकारी बल, अंग्रेजी में ओरोजेनिक, कंप्रेशनल फोर्सेस, ट्रांसफॉर्मेशनल फोर्सेस। किसी प्लेट पर बाहर से बल लगाया जाए तो देखिए, मैंने बाहर से बल लगाया कुछ इस टाइप से, ऊपर हिस्सा हुआ, ऊपर उठा हुआ हिस्सा पर्वत, नीचे वी आकार की घाटी। किसी प्लेट पर हम बाहर से दबाव लगाएं तो क्या होगा? भ्रंश यानी टूट फूट। भ्रंश का अर्थ ही होता है टूट फूट। और यदि किसी शब्द में हम अप उपसर्ग लगा दें, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, तो अप का अर्थ होता है बुरी तरह। जैसे किसी का मान, मान यानी सम्मान, इज्जत,
उसे खराब कर दें, बुरी तरह बिगाड़ दें, अपमान। किसी के यश को, किसी की ख्याति, उसकी कीर्ति को तहस नहस कर दें, उस पर दाग धब्बे लगा दें, क्या कहेंगे? अपयश। संस्कृति को बिगाड़ दें, अपसंस्कृति। वैल्यू को, मुद्रा को बिगाड़ दें, मूल्य खराब कर दें, क्या कहते हैं? अपमूल्य, अवमूल्य। भ्रंश का अर्थ टूट फूट और अप का अर्थ बुरी तरह। अब आपके जेहन में ये फॉर्मूला अगर बैठ गया कि संस्कृत बिगड़ी तो पाली प्राकृत, और पाली प्राकृत बिगड़ी तो अपभ्रंश अवहट। कैसे? आम आदमी इक्वल टू छोटा बच्चा। ध्यान से सुनना, मजे लेना। जैसे आम आदमी, कॉमन मैन, कम पढ़ा लिखा आदमी, वैसे छोटा बच्चा। छोटे बच्चे को कहिएगा बोलो रेलगाड़ी तो कहेगा लेलगाली, 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 तुक तुक बोले लेलगाली। जैसे आम आदमी को कहिए स्टेशन बोलो तो आम आदमी कहेगा स्टेशन, टेशन, टिसनी। वैसे ही छोटा बच्चा। कहाँ गए थे? ट्यूशन गए थे। किसके साथ गए थे? मम्मी पापा के साथ। कम पढ़ा लिखा आदमी, आम आदमी इक्वल टू छोटा बच्चा। संस्कृत देखना ध्यान से, कर्म धर्म एक बार बिगड़ी, कम छोटा बच्चा, धम्म देखो, कर्म से कम, धर्म से धम। फिर वही छोटा बच्चा, फिर उसी आम आदमी को कहिए इसको भी बोलो कम दम, तो बोलेगा काम दाम। क्या बोलेगा? काम दाम। संस्कृत बिगड़ी तो पाली, पाली बिगड़ी प्राकृत, प्राकृत यानी स्वाभाविक, नेचुरल। हम जैसे नेचुरल हैं? हम तो यहाँ बने बनाए आए हैं कोट पहन के। घर में ऐसे थोड़ी रहते हैं पैजामा पहन करके, बाल बिखरे हुए, चश्मा कंधे पे टंगा हुआ, उसे ही खोज रहे हैं कहाँ चश्मा गया भाई। अरे हाँ या ना? प्राकृत बिगड़ी तो अपभ्रंश, इसीलिए अपभ्रंश कुछ और नहीं बल्कि संस्कृत के बार बार बिगड़ने से, बुरी तरह टूटने फूटने से बनी भाषा है। अपभ्रंश बुरी तरह टूटी फूटी, बुरी तरह बिगड़ी भाषा है। कितना पल्ले पढ़ा? भूगोल से याद आया, अपभ्रंश, भ्रंश घाटी, वी आकार की घाटी, मोड़दार पर्वत, वलय पर्वत, कुछ नहीं याद आया तो इसकी परिभाषा से याद करो। इसीलिए दोस्तों दो तरह की तैयारी होती है, एक रटंत, एक वैज्ञानिक मैथमेटिकल टेक्निकल। कितने लोग इस तरीके से हिंदी पढ़ना चाहते हो? सुनो ध्यान से, सिंपी का एक प्रश्न है, कितने लोगों को इस तरीके से हिंदी पढ़ना है मेरे साथ? हिंदी में ऐसे ही टॉपिक हैं, अपभ्रंश क्या है, अवहट क्या है, महाभोज क्या है, उसकी मूल संवेदना, बाकी कितने पार्ट में क्या है वो सब सिलेबस छोड़ो अभी। दोस्तों जादू देखो, जादू देखो और रियलाइज करो कि क्या हमें किताबी कीड़ा बनना है या टॉप करना है, बढ़िया अंकों से सेलेक्ट होना है, माता पिता अपना और इस बड़े भाई का नाम भी रोशन करना है। जरा गौर से देखना तो ये संस्कृत है। बचपन से जब भी हम लोग 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़े,
एक संस्कृत का अनुवाद सबके जेहन में बैठा हुआ है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। कितने लोगों को याद है ये? कितने लोगों को याद है वृक्षात पत्राणि पतन्ति? बोलो ना, कितने लोगों को याद है? सेलेक्ट होना है तो बस टॉप करना है, सेलेक्ट होना है, हमको पढ़ना है, तो फिर तो बात तय हो गई ना। आज फैसला हो गया ना कि अब ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर ये अनुवाद आपको याद है तो मुझे कोई इसका हिंदी बताएगा? मुझे कोई हिंदी बताए इसका। अब ये पन्ना रख देते हैं, दूसरा जादू दिखाएंगे तो दूसरी चीज का इस्तेमाल करेंगे, रस्सी का, सुई का, धागे का। हाँ, जिस गुरुजी का है वो मारेंगे मुझे। मेरा पन्ना ले लिया हिंदी वाला मास्टर। बहुत अच्छा, अरे वाह। देखो तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अरे वाह, यस। देखो तो पूजा, स्वस्थ, भोला, सागर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। अब इसका हिंदी अनुवाद होगा मेरे बच्चों, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मैंने तो बताया नहीं। थोड़ा गौर करो तो। एक तरफ संस्कृत है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, और एक तरफ हिंदी है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। गौर करो तो, कम में कौन सी बात कही गई, संस्कृत की या हिंदी की? किस बात को विस्तार में कही गई, फैला करके? हिंदी में विस्तार है, फैलाव है, और ये कम में है ना दोस्तों। 6th 7th 8th में आपने एक प्रक्रिया पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण, खींचना। देखो इधर मेरी मुट्ठी को देखना, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, विश्लिष्ट, संश्लेषण, विश्लेषण। विश्लेषण कीजिए, फैला के विस्तार में लिखिए। संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, फैलाकर विस्तार से बिखरे हुए रूप में लिखिए। इसलिए इस मुद्दे का विश्लेषण कीजिए, आतंकवाद का विश्लेषण कीजिए। भारत में मूल्यहीन हो रही अमर्यादित राजनीति, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भाषाई अमर्यादा, असंसदीय असंवैधानिक भाषा पर विश्लेषण करें। ये सब तो पूछ रहा है ना प्रश्न आपसे जीएस में। विश्लेषण यानी छोटे से टॉपिक को फैला के लिख दिया। संश्लेषण यानी बड़ी बातों को समेट दिया। अब प्रश्न है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, ध्यान से देखो। जबकि हिंदी विश्लिष्ट भाषा है। अगर ये बात ना समझ में आई तो इधर देखना, योग, वियोग। योग यानी चिपका हुआ, जुड़ा हो, वियोग यानी दूर दूर, फैला। संस्कृत योगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी वियोगात्मक भाषा है। जाओ लूट लो आप लोग 3 अंक।
प्रश्न आएगा, हिंदी विश्लिष्ट भाषा है, चर्चा करें। अब क्यों है तो मैं बताऊंगा कि संस्कृत में विभक्ति शब्द में ही चिपकी है वृक्षात, पेड़ से, और हिंदी में कारक का चिन्ह पेड़ से अलग हो गया। क्रिया और सहायक क्रिया दोनों अलग हो गई। संस्कृत में क्रिया के साथ ही सहायक क्रिया जुड़ी हुई है। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, लेकिन हिंदी में मैं पढ़ना मुख्य क्रिया और हूं सहायक क्रिया। तो देखो तो हिंदी में कारक का चिन्ह शब्द से दूर गया, सहायक क्रिया भी दूर गई, एक्सिलरी वर्ब, इसीलिए हिंदी संश्लिष्ट नहीं विश्लिष्ट भाषा है, वियोगात्मक भाषा है। अब अगर प्रकाश संश्लेषण भी नहीं समझ पाए आप, संश्लेषण विश्लेषण भी नहीं समझ पाए आप, संश्लिष्ट विश्लिष्ट नहीं समझ पाए, योगात्मक वियोगात्मक नहीं समझ पाए, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। यह है दूसरी पद्धति। हर टॉपिक को मैथ की तरह मैं बोर्ड पर लिखता जाता हूं, एक पंक्ति लिखता हूं और उसको ऐसे ही आनंद आनंद से आपको समझाता और फिर कहता हूं अब छापिए, चिपकाइए, लिखते जाइए। तो किसी टॉपिक को पढ़ना, उसे जीवन भर याद रखना तभी संभव है जब आप उसे मैथमेटिकल टेक्निकल अंदाज में पढ़ें। कितने लोग समझ पाए आज दो बात को? कितने लोग समझ पाए कि अपभ्रंश का क्या मतलब है और हिंदी यदि विश्लिष्ट या वियोगात्मक भाषा है तो इसका क्या मतलब है? कितने लोग समझ पाए? जल्दी से पहले हाँ अपादान कारक युस। अरे आप लोग तो क्या कहना है, कहाँ थे आप लोग? काश कि पहले मुझे मिल जाते तो आप लोग टॉप कर जाते और मेरा नाम हो जाता। मुझे गुमनामी के अंधेरे से कोई निकालेगा तो मेरे बच्चों आप निकालेंगे, है ना? जैसे एक बड़ा रेस्टोरेंट है शहर में, खाना अच्छा ही बनाता है, लेकिन हमने देखा है, मैं तो गांव देहात का आदमी हूं, मैं झारखंड से हूं, ननिहाल इधर यूपी तरफ है, बलिया तरफ, समझ गए? तो पूरा पूरब का मामला है जी, और पैतृक जो गांव वगैरह वो बिहार में। मैंने देखा है गांव में, देहातों में पगडंडियों के किनारे, सड़कें तो अब आई हैं, आप लोग होश संभाले हो सड़कों के दौर में, हमारे होश में सड़कें नहीं थी, पगडंडियां थी, खोरे कहलाते थे पगडंडियां। खेतों के किनारे किनारे या नदियों के किनारे जो मेड़ कह लीजिए, पगार कह लीजिए, नदी का कगार कह लीजिए, नदी के आप उन्हें स्रोतास्विनी कह लीजिए, उनके द्वीप कह लीजिए। तो कच्ची मिट्टी की जो पगडंडियां थी, अब उसके किनारे ताड़ पत्र से, ताड़ या तरकुल या खजूर के पत्तों से छा करके वो कुटी या झोपड़ी वगैरह बना दी जाती है। एक रेस्टोरेंट में आप समोसा खाइए और पगडंडियों के किनारे, सड़क के अपने गांव कस्बे के किनारे उन झोपड़ियों के बने हुए समोसे, पुदीना, धनिया, मिर्ची की चटनी, उनका छोला, आहा, हम उन्हें जानते नहीं हैं। इस प्रचार तंत्र में, इस बाजारवाद में हम बड़े रेस्टोरेंट का नाम तो सुन रखे हैं, दिन भर उनका प्रचार चल रहा है, उनके पास पैसे हैं,
लेकिन वो बेचारा गरीब झोंपड़ी वाला मेरे टाइप, वो अपना ऐड नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको नहीं जान पाते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसका काम खराब है, उसका नाम नहीं, परंतु काम खराब नहीं है, उसका काम अच्छा है। इसीलिए मेरा नाम नहीं है, परंतु काम किसी से मैं अच्छा करूं या ना करूं ये मेरा दावा नहीं है। आई एम द बेस्ट ये मेरा कभी भी दावा नहीं है। लेकिन किसी से खराब काम करेंगे हम, ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। यानी अपना काम ठीक रहेगा, मेहनत कीजिए। और नाम किसके थ्रू होगा? आपके थ्रू। आप सफल हो गए, मेरा नाम हो गया। दोस्तों, ऐसे ही बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब एक तीसरा उदाहरण लें, कैसे पूरे सिलेबस को समझना। जैसे रहस्यवाद है। अब सुनने से ही ये शब्द लगता है, जैसे आप लोग कहते हो कि आपका दोस्त मिस्टीरियस है, तो मिस्टीरियस है, मिस्टिसिज्म एक शब्द है। क्यों मिस्टीरियस है भाई? कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है? आई डोंट नो। कोई आपसे पूछे कि आपके पीछे कौन रहता है, तो आपको पता नहीं, एक अजीब आदमी रहता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी साइकिल से जाता है, कभी पैदल जाता है, कभी गाड़ी से जाता है, क्या काम करता पता नहीं। जिसके रूप आकार, जिसकी चाल, जिसकी गति, जिसकी वेशभूषा पर हमें जानकारी ना हो, जानकारी से परे, ध्यान से देखो, अर्थात जो अज्ञात है वही रहस्य का विषय होता है। जो भीतर भीतर है, बहुत से लोग आपके बीच ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी। वो अपनी सारी बात कह लेते हैं, वो अपनी सारी बात समझा लेते हैं। कुछ अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट। कष्ट होता है उन्हें, चोट लगती है, तकलीफ में होते हैं, तो भी नहीं कह पाते। तो आप क्या कहेंगे? बड़ा रहस्यात्मक व्यक्ति है भाई। कैसा है? रहस्यात्मक व्यक्ति है। अब दोस्तों, इसका एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं ये काला कोट पहना हूं, अपने फिजिक्स वाला का, PW का ओनली IS लिखा है, तो आपको ये दिख रहा है। मैं चश्मा पहना हूं, बालों को कंघी करके आया हूं, है कि नहीं? ये सब दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्यों आपके सामने खड़ा हूं? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं आदमी हूं। क्यों आदमी हूं? क्योंकि मैंने जन्म लिया है, मुझे माता पिता ने जन्म दिया है। दोस्तों, जो जन्म लेता है उसका रूप होगा, उसका आकार होगा, करेक्ट है? उसका रंग होगा, उसका कोई ना कोई काम होगा। जिसका रूप आकार हो, जिसका जन्म हो, और जो कोई काम करे, इसे ही दोस्तों साहित्य में या दर्शन में अवतार और लीला कहते हैं। लीला, हम लोग आपस में भी बात करते हैं, क्या लीला कर रहे हो, है ना? तुम्हारी लीलाएं जग जाहिर हैं। लीला यानी काम, कर्म, और अवतार यानी जन्म। तो जैसे हमने जन्म लिया, तो हम कितने फीट के हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, ऋतिक रोशन टाइप हैं, अमजद खान टाइप हैं, कादर खान है, अमिताभ बच्चन, भाई कहीं तो दिखेंगे शाहरुख खान टाइप से हैं। कैसे?
जो जन्म लेगा उसका रूप आकार रंग होगा, उसका गुण होगा, उसे ही सगुण कहेंगे। इसीलिए सगुण की हम चर्चा कर पाते हैं। राम ने जन्म लिया तो राम का रंग था नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम 4 भाई थे। राम के पिता का नाम महाराज दशरथ था। राम की पत्नी माता सीता थीं। राम के 2 पुत्र थे लव कुश। राम ने किसको किसको मारा, कहीं ताड़का को, कहीं विराध को, कहीं सुबाहु को, कहीं त्रिशरा को, कहीं मारीच को, कहीं रावण को। ठीक है, राम बन गए, राम वन से वापस आए। ये सब कुछ कथा है। इसीलिए राम सगुण है। इस सगुण की चर्चा और कथा है। जिसकी चर्चा होगी, जिसकी कथा होगी, वह रहस्य नहीं होगा। लेकिन जो जन्मा नहीं, जो कोई काम धाम नहीं करता, अर्थात जिसने अवतार नहीं लिया, जिसने लीला नहीं की, जो जन्मा ही नहीं, तो कहां खड़ा है मालूम है क्या? उसका रूप रंग आपको पता है तो क्या कहेंगे? अनदेखा अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। जो अनदेखा हो, अनजाना हो, अर्थात जो जन्मा नहीं, वो निर्गुण। जो ईश्वर जन्म और कर्म से परे होता है उसे ही निर्गुण कहते हैं। और निर्गुण रहस्य का विषय है। ध्यान से सुनना। सगुण है तो राम है, सगुण है तो कृष्ण है। हम भोजन करते समय भी कृष्ण को याद करते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। शिव जी को याद करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। गणपति बप्पा मौर्य को याद करते हैं। माता शक्ति को याद करते हैं। दुर्गा पार्वती लक्ष्मी को याद करते हैं। उनकी मूर्ति सामने है, इसीलिए कभी फूल चढ़ाते हैं, कभी मेवा चढ़ाते हैं, कभी प्रसाद चढ़ाते हैं, कभी पंचामृत, कभी पंचगव्य चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उन्हीं को अगरबत्ती दिखाते हैं। लेकिन जो ईश्वर जन्मा ही नहीं, जो निर्गुण है, तो उसकी मूर्ति भी नहीं बना पाएंगे। है ही नहीं। काला था, पीला था, लाल था, नीला था, आई डोंट नो। ऐसे में इस निर्गुण ब्रह्म को हम फूल पत्ती हार माला नैवेद्य मेवा मिश्री नहीं चढ़ाएंगे, तब क्या भाव होगा कि ईश्वर है लेकिन वो निराकार है, उसका रूप आकार नहीं है, वो सबके भीतर है। जैसा कबीर कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल बसे, वो ईश्वर तो हम सबके भीतर बसा है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? अगर वो ईश्वर मेरे भीतर ही है और मैं तो अपने भीतर हूं, आपका तो पता नहीं, आप लोग अपने भीतर हो, आप लोग अपने भीतर हो, मैं तो अपने भीतर हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। अगर मैं भी अपने भीतर और वो ईश्वर भी मेरे भीतर, तो उससे जुड़ने के लिए क्या अपने भीतर के उससे जोड़ देना, अपने को भीतर ही भीतर उस ईश्वर से जोड़ना, इसे क्या कहेंगे? इसे योग कहेंगे। योग माने जुड़ाव। योग कहाँ? भीतर ही भीतर। तब इसकी एक अलग प्रक्रिया है।
जो शरीर है उसमें जीव है, जीव की शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं और निर्गुण ब्रह्म की शक्ति को महाकुंडलिनी। दोनों को मिला देना, कुंडलिनी महाकुंडलिनी। कुंडलिनी जागरण कई चक्र, 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत चक्र। उस जीव और ब्रह्म को भीतर ही भीतर मिला देना। चूंकि खुली आंखों से उसे देख नहीं सकते, अनदेखा अनजाना, इसलिए ईश्वर भी रहस्य का विषय निर्गुण है और उसकी साधना, उसकी उपासना भी रहस्य का विषय है। मतलब जहाँ ब्रह्म निर्गुण होगा, ईश्वर निर्गुण होगा, जन्म अवतार लीला से परे होगा, रूप आकार से परे होगा, उसकी साधना भीतर ही भीतर योग के द्वारा रहस्यात्मक होगी। कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? बोलो ना। जो ईश्वर जन्म लेगा, अवतार लेगा, वो सगुण होगा, उसकी मूर्ति होगी, उसका रूप है। अरे हाँ या ना? हनुमान जी लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर। इसीलिए जहां हनुमान जी को देखते हैं हम उनकी मूर्ति में चारों ओर सिंदूर लपेट देते हैं। माता सीता से हनुमान जी पूछते हैं कि माता ये आपने क्या लगा रखा है? तो माता कहती है हनुमान जी को कि ये सुहाग का प्रतीक है, सिंदूर है। माता इससे क्या होगा? तो इससे प्रभु श्री राम करुणा निधान दीर्घायु होंगे। ऐसा चुटकी भर सिंदूर लगाने से यदि प्रभु श्री राम दीर्घायु होंगे तो हनुमान जी पूरी देह में, पूरी काया में सिंदूर लपेटे रहते हैं। प्रभु श्री राम अजर अमर रहें। क्या भावना! इसलिए आते कहा कि तुम सब हनुमान हो। भावना लेकर के आओ, अपनी भावना को जिंदा रखना। बौद्धिकता तो मैं उसमें चिपका दूंगा। करेक्ट है? हम आपको देख रहे हैं, ये क्या है? मैं सगुण हूं। यस आदर्श, यस योगेश। अब करेंगे प्राची। तो आज की मेरी 5वीं बात कि टॉपिक को रटिए मत, टॉपिक को टेक्निकल मैथमेटिकल बनाइए और एक एक चीज समझ जाइए। ऐसे समझिए कि लागी छूटे ना, मजीठ का रंग बन जाए, वो रंग कभी उतरे नहीं, कभी फेड ना हो, आप कभी रंगहीन ना बने, आपका रंग एकदम चटक चोखा हो और आपका रंग सब पर जम जाए। जिसका रंग सब पर जम जाए उसे ही रंगबाज भी कहते हैं, उसे रंगदार भी कहते हैं, उसे रंगरेज भी कहते हैं। गाना वाना सुनते हो? भजन तो सुन लिया करो, रंग दे चुनरिया। सर जब लिखना हो तो बता देना, कुछ मत लिखो, इतना बैठा लो। हालांकि ये सारी बातें मैंने पहले ही कहा था कि इनको आप कलम चलाते जाइए ना। जो लोग आज कलम चलाए होंगे कि जो ईश्वर अवतार लेता है, लीला करता है, वो सगुण कहलाता है। जो ईश्वर अवतार नहीं लेता, लीला नहीं कहलाता, वो निर्गुण कहलाता है। निर्गुण ईश्वर या ब्रह्म की साधना भीतर भीतर, उसे योग कहते हैं। वही रहस्यात्मक साधना है। निर्गुण ब्रह्म भी रहस्य का विषय, उसकी साधना भी रहस्य का। करेक्ट है? अब ये क्यों है, क्यों ऐसा आया? सबको ये बता दिया जाए कि आप सबके भीतर ब्रह्म हैं, तो क्या आप लोग मुझे थप्पड़ मारेंगे? मान लीजिए बता दिया जाए कि हम सबके भीतर वही ब्रह्म बैठा हुआ ईश्वर है, तो जो दिल खोजा आप ना, मुझसा बुरा ना कोई। आदमी ये मानेगा कि मैं सबसे छोटा हूं क्योंकि बाकी सब में तो ब्रह्म है, और अगर वो ब्रह्म सब में है तो मैं सबकी उपासना करूं, सबको नमन करूं। इसीलिए दोस्तों हम लोग नमस्ते बोलते हैं, आपको नहीं, आपके भीतर जो ब्रह्म है।
प्रणाम बोलते हैं, या इस्लाम पंथ में वालेकुम सलाम या अस्सलाम वालेकुम, जो असल में है कौन, जो हम सब का नियंता है, उसे सलाम है, आपको नहीं, उस ब्रह्म तत्व को। निर्गुण के या रहस्य का जो सबसे बड़ा मतलब था, कबीर कहते हैं एक बूंद ते विश्व रच्यो है, उस ब्रह्म से पूरी सृष्टि जन्मी है, सभी मनुष्य में वही समाया है। तो फिर हिंसा क्यों, घृणा क्यों? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वही पंडित है जो मनुष्य से प्रेम कर ले। मनुष्य से प्रेम कौन करेगा? जो जानेगा कि मुझ में भी वही ब्रह्म, तुझ में भी वही ब्रह्म, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तो इसका उद्देश्य सामाजिक समता, रहस्य का उद्देश्य मानवता, रहस्य का उद्देश्य विश्व बंधुत्व, सबको अपना मानना, सब में समता देखना। तो ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन ये है टेक्नोलॉजी, ये है टेक्नोलॉजी। यस, देखो तो गौरव, निर्गुण कौन देश को वासी। तो मेरा 5वां मुद्दा था कि रटंत नहीं पढ़ना है, पूरे सिलेबस को मैथमेटिकल टेक्निकल पढ़ना है। दोस्तों, अब यहाँ से हम आते हैं पूरी तरह से हिंदी साहित्य पर। किस पर आते हैं? और आज की पहली चीज, कि आपके विषय का पूरा नाम हिंदी भाषा एवं साहित्य है। कॉपी खुल जाए, सब लिखवा देंगे प्रद्युम्न। ये मेरी क्लास है। प्राची कहती हैं सर लेकिन समझ कुछ नहीं आया। अच्छा, रहस्य नहीं समझ में आया, ये तो गलत बात है बेटा। ये कहना कि कुछ नहीं आया, तो इसमें 2 बातें हैं। या तो आप सुन नहीं रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने कहा कि पढ़ें कैसे। मैं आते ही जो लोग इधर उधर भटक गए, उनके लिए एक छोटा सा समरी कि मैं आज बताना क्या चाह रहा था। आपको सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। दूसरी चीज की मेहनत की दिशा क्या होगी, उसकी रणनीति। तो उसमें तीसरी चीज की मेहनत की दिशा में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है आपका ऑप्शनल। चौथी चीज की कोई भी ऑप्शनल हम क्यों चुने, ऑप्शनल का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए। और उसके बाद आपको बताया कि ऑप्शनल स्कोरिंग हो तो ही चुनिए, निबंध में, साक्षात्कार में, आपके नीति शास्त्र में और अन्य विषयों से अधिक अंकदायी हो। यहाँ तक कि जीएस में भी यदि वह उपयोगी हो तो उसका चयन करें। और ये कुछ उदाहरण दिया कि देखिए आज जो निबंध पूछे जा रहे हैं वो सीधे हिंदी से आ रहे हैं। फिर आपको उदाहरण दिया कि जो नीति शास्त्र के टॉपिक हैं वो हिंदी से जुड़े हुए हैं, यानी यहां भी बेनिफिशियल है। और दोस्तों, एक 5वीं बात और उसका पहला खंड ये बताए कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने का अर्थ क्या है? कम समय कम मेहनत, तैयारी मुकम्मल कीजिए। समय कम लगे, मेहनत कम लगे, अंक अधिक आए, इसके लिए क्या करना है? तो आपको रटंत नहीं होना है, बल्कि ऐसी तैयारी करें जो जीवन भर ना भूले। उसके लिए क्या तैयारी करें? तो सूत्र और फॉर्मूला को पकड़िए, मैथमेटिकल तैयारी कीजिए, है ना। और हिंदी की भी तैयारी इसी रूप में कीजिए। इसलिए हिंदी के कुछ टॉपिक पकड़ा और उनको बताने की कोशिश की। और अब आज की अंतिम बात
कि दोस्तों पढ़ना तो हम लोगों को हिंदी साहित्य ही है, तो उस हिंदी साहित्य का पूरा नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य। अब कितना समझ में आया? चलो मैं अगली बात बाद में बताऊंगा। अब कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? कितना आया? समझ गए? सबको आ रही है बात? मैथमेटिकल हो जाओ, टेक्निकल हो जाइए, अपनी शक्तियों को जानिए। और हम लोगों की शक्ति यह है कि हम बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। गधे और घोड़े का फर्क होता है मेरे दोस्तों। गधा दिन भर बोझ ढोता है और अपने मालिक से मार खाता है। घोड़ा 10 मिनट खूब तेज रफ्तार से दौड़ता है और उसका मालिक घोड़े की पीठ से उतर करके उसके पैरों की मालिश करता है। अंतर समझना। स्मार्ट बनिए, टेक्निकल बनिए, मैथमेटिकल बनिए, वैज्ञानिक बनिए, ये समझाना चाह रहा था। इस पर भी बात करेंगे अंकित, नींद विंद सब पे बात करेंगे। अभी तो आज दोस्ती कर रहे हैं तो सब पे बात करेंगे। नींद और क्लास के समय नींद आएगी ही। प्राची का एक प्रश्न है कि सर आपके नोट से पूरा हो जाएगा? मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर न केवल समझाऊंगा बल्कि लिखा के दूंगा। 4 कॉपी सामान्य रूप में और एक 5वीं कॉपी व्याख्या और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बना के रखिए। 5 कॉपी रखिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 5 कॉपी को बार बार पढ़ते रहिए। कुछ टेक्स्ट किताब मैं बताऊंगा, जैसे गोदान वगैरह कहानियां हैं प्रेमचंद की, उनको पढ़ते रहिए। भाई एक हमारे मित्र कह रहे हैं जिसको नींद आ रही है वो पटवारी की तैयारी करो। ये तो मान लीजिए कि हास्यास्पद है, हंसने के लिए है, और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप सब 4 कॉपी 4 खंड के लिए, क्योंकि हिंदी साहित्य में 4 खंड हैं। एक तो जहां से हम लोग पहला खंड लेकर के चलेंगे उसका नाम है भाषा खंड, ठीक है। दूसरा खंड जिसे हम लोग लेकर के चलेंगे उसका नाम है कविता खंड। एक तीसरा खंड है उसका नाम है साहित्य इतिहास खंड। और दोस्तों एक चौथा खंड है जिसका नाम है गद्य खंड या कथा साहित्य। तो ये 4 खंड हैं। इन 4 खंडों के लिए 4 कॉपी आपको चाहिए। एक 5वीं कॉपी जो हम आपको व्याख्या सिखाते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के या संभावित जो प्रश्न हैं, तो कुल 5 कॉपी बना लीजिएगा। 5 कॉपी रखिए, थोड़ी मोटी मोटी कॉपी, 100 100 पेज की, दैट्स ऑल। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मन ना लगे तो किस्सा कहानी पढ़ते रहिएगा। ठीक है। अब जैसा कि आपको बताया कि आपके विषय का ये इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन है। अब सिर्फ 5 मिनट आज आप लोगों से हम बात करेंगे, सिर्फ 5 मिनट, बाकी कल से पढ़ेंगे। आज आते ही हमने क्या कहा था कि आज ना तो पढ़ेंगे हम लोग ना लिखेंगे, आज दोस्ती करेंगे। जो हमारा विषय है इंटरव्यू में पूछा गया, आपके विषय का पूरा नाम क्या है? तो हमारे विषय का पूरा नाम क्या है? हिंदी भाषा एवं साहित्य। करेक्ट है दोस्तों।
अब यहाँ से ठीक है, आपकी मर्जी, जितने बुक लिस्ट की चिंता मत कीजिए, कोई भी इस बात की चिंता ना करे कि कौन सी किताब लेनी है। बहुत सी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो आपके पैसे बच जाएंगे ना। अगर उसके बाद भी पैसे ज़्यादा हैं तो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भेज दूंगा, उसमें आप लोग ट्रांसफ़र कर दें। अपनी भी चांदी बल्ले बल्ले हो जाए, तेरी बल्ले बल्ले हो जाए मेरी बल्ले बल्ले, है कि नहीं दोस्तों। यहीं से अपना सिलेबस शुरू होता है। क्या है, क्यों है, कैसे है, उस पर बाद की बात है। कोई मुझे बताएगा हिंदी क्या है? यहाँ ये 3 शब्द हैं। हमारे सिलेबस का, हमारे विषय का पूरा नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य। कोई बताएगा हिंदी क्या है? मुझे सिर्फ आज 5 मिनट चाहिए। ओ काफ़ी है प्राची, हम बस आपके नोट से पढ़ेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना विश्वास हो जाए तो हम आपको हारने नहीं देंगे। ये मेरा विश्वास और मेरा वादा है आपसे। मेहनत कीजिए। और अभी तो आप लोगों को लगा होगा कि ये ऐसे ही आए हैं और बाजार में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो ऐसे ही हवा हवाई में होंगे। लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, 1-2 दिन के भीतर आप लोगों को वाकई मुझसे दोस्ती हो जाएगी। अपना बड़ा भाई मान लोगे कि एकदम ये शिक्षक नहीं, अपना बड़ा भाई है और किसी से कम नहीं है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन का समय लगेगा। और बहुतों को विश्वास है, इस बात का बहुतों को विश्वास है। कुछ लोग अभी बिल्कुल आज मिले हो, देखे हो, तो थोड़ा समय लगेगा। समय पाए तरवर फले, कारज धीरे होत है। मैं उस परंपरा में विश्वास करता हूँ। बहुत अच्छा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, जिसे हम बोलते हैं, हिंदी भाषा है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको 10th 12th याद है तो उसमें एक विषय था ना, हिंदी। अब उसमें आप कबीर की कविता पढ़ते थे, उसमें आप तुलसीदास की कविता पढ़ते थे, आप विद्यापति की भी कविता पढ़ते थे, अमीर खुसरो की कविता पढ़ते थे, सूरदास, मीराबाई, सबको पढ़ते थे। ध्यान से सुनिएगा। कबीर की बोली भोजपुरी थी और अन्य कई बोलियों का उन्होंने प्रयोग किया अपने पदों में, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया या सधुक्कड़ी। तुलसी की बोली अवधी थी, विद्यापति की बोली मैथिली थी। ध्यान से सुनो, अमीर खुसरो 3 बोलियों का प्रयोग करते थे। किसका किसका? ब्रज भाषा का, फारसी का, खड़ी बोली का। सूरदास ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे थे और मीराबाई मारवाड़ी और ब्रज भाषा का। थोड़ा आप लोगों के कमेंट अब देखूं तो आनंद आए। आखिरी बात सुनिए। पढ़ रहे थे हम हिंदी, पढ़ रहे थे हम हिंदी, लेकिन उसमें कहीं भोजपुरी पढ़ रहे थे, अवधी पढ़ रहे थे, मैथिली पढ़ रहे थे, कहीं फारसी पढ़ रहे थे, कहीं मारवाड़ी पढ़ रहे थे, कहीं ब्रज, कहीं खड़ी बोली। हिंदी कोई एक भाषा नहीं, हिंदी कोई एक भाषा नहीं, बल्कि बोलियों का समुदाय या समूह है। बोलियों का समुदाय या समूह है। पहली बात कॉपी में उतार लीजिए तो, हिंदी कोई एक भाषा नहीं,
बल्कि जरा कमेंट देखें बच्चों के हम, एक सेकेंड। हिंदी कोई एक भाषा नहीं, सबके प्रश्न का उत्तर देंगे कल, सबके। और मैंने आप लोगों का देखा भी है कमेंट, इतना अच्छा, कुछ लोगों ने तो इसका भी आंसर दिया है। हिंदी कोई एक भाषा नहीं, बहुतों ने ये उत्तर दिया है, बहुतों ने, बल्कि बोलियों का समुदाय या समूह है। हमारी भाषा से ही विविधता में एकता स्थापित होती है। निबंध आता है ना, विविधता में एकता। तो भारत की भाषा हिंदी या हमारी राजभाषा हिंदी, हमारी संपर्क भाषा हिंदी कोई एक भाषा नहीं, अलग अलग विविध बोलियों का समूह या समुदाय है। हमारे सिलेबस का पूरा नाम क्या है? हिंदी भाषा एवं साहित्य। और हिंदी किसे कहते हैं? तो हिंदी कहते हैं बोलियों का समुदाय या समूह। ये दो बात कॉपी में लिख के पहले बताइए तो, हाँ या ना। अरे वाह, देखो तो, रितु, सोनी, प्रद्युम्न, ये सब बाद की बात है। 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा की बोलियां प्रगाढ़ रूप में विकसित हुई। लेकिन 1000 ईस्वी में आपको यही सिलेबस में पढ़ना, ये टॉपिक आएगा, हिंदी भाषा का विकास कब हुआ, किस काल में हुआ, आरंभिक रचनाकार कौन, उस पर मत जाइए आप लोग, वो सब तो आपका टॉपिक ही है। और इसी के लिए तो मैं खड़ा हूँ। तो दो बातें कॉपी पर। पहली बात कि विषय का पूरा नाम क्या है? विषय का पूरा नाम क्या है? हिंदी भाषा एवं साहित्य। और दूसरी बात कि हिंदी क्या है? बोलियों का समूह या समुदाय। कितना समझ में आया आज? अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ लेंगे, यहीं से हम लोग आगे बढ़ लेंगे। इसका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, कौन सी किताब पढ़ें, और पहला खंड सबसे स्कोरिंग, सबसे मजेदार भाषा खंड, इसे लेकर के हम बढ़ते जाएंगे। फिर अपनी गाड़ी रनवे पे दौड़ते दौड़ते अचानक टेक ऑफ कर जाएगी। आज कितना समझ में आया? बहुत कुछ चेंज होता है, इसीलिए तो हिंदी भाषा जीवंत है। पहले इतना बताइए कि कितना समझ में आया। आपने जो अभी पढ़ा है बहुत अच्छे समझ में आया। बस हर क्लास को खूब ध्यान से समझते जाइए, उसके बाद खूब मजे से आगे बढ़ते जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की क्लास, कल की क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए उससे भी ज़्यादा धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जल्दी से कलेक्टर बनिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।